सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो है द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट वेलोसिटी दैट डिक्रीजेस। और उसका मैंने आपको लॉजिक रेत के ढेर से जो है दे भी दिया था कि ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आगे बात करते हैं। सो आगे क्या बात करेंगे। मैंने लास्ट में जो है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का एक फंडा बताया था कि आइडियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू जो है 1 होती है और सर नेटवर्क की वजह से इशू। अच्छा, वो ठीक है, अभी तो नहीं है ना, ठीक है। ओहो, अच्छा, नेटवर्क की वजह से जो आप देख नहीं पाए थे और मैंने अपलोड भी नहीं किया, सॉरी सॉरी, ऐसा था कुछ। अच्छा, अपलोड नहीं किया है। सो मैंने कराया क्या था। चलो कोई बात नहीं, जो आइडियल नॉन आइडियल है मैं शुरुआत से करवा देता हूँ। मतलब आइडियल नॉन आइडियल मैक्सवेल का वो मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। वो मुझे याद आ गया कि लास्ट लेक्चर हुआ क्या था, अपलोड करते टाइम जो है वो मिरर्ड जो है अपलोड हो गया था, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ना उल्टा आया था। मैंने अपलोड किया, फिर मैंने डिलीट कर दिया वो, फिर मैंने जो उसको मिरर करके जो है फिर अपलोड नहीं किया दोबारा, जो बस इतना मसला था, ठीक है। चलिए, तो हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जीरो से बात कर रहा हूँ, आपको इसमें मैक्सवेल का रोल ही नहीं है। मतलब अगर मैक्सवेल भी कुछ छूटा होगा तो भी कोई रोल नहीं है। ये मानिए कि नया लेक्चर है, बिल्कुल नई शुरुआत, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए अपने को जो है। तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ गैस। गैसेस जो है दो तरह की होती हैं, एक आइडियल गैस, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आइडियल गैस ही पढ़ रहे थे, और दूसरा रियल गैस। मतलब असलियत में कोई आइडियल नहीं होता है। मतलब रियल गैसेस मतलब नॉन आइडियल गैसेस, है ना। चलिए, सो आइडियल गैसेस कौन सी होती। सो आइडियल गैसेस फॉलोज आइडियल गैस लॉस, आईजीएल, समझ गए, ठीक है। डजंट फॉलो आइडियल गैस लॉस, ठीक है। एंड देन फॉलोज केटीजी, डजंट फॉलो केटीजी, ठीक है। अच्छा, और साथ में हमने एक बात कही थी कि देयर इज ए पैरामीटर, पैरामीटर जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड Z इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन I। ये Vm मैंने लिखा है, एक्चुअली में Vm इज मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू V अपॉन N। तो मतलब PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। सो ये मैंने या तो PV अपॉन NRT लिख दीजिए आप, एक ही बात, इज इट ओके। लेकिन आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा मोलर वॉल्यूम, एक मोल का, हम एक मोल की बात कर रहे हैं, इज इट ओके। V मोलर इज वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। अच्छा, तो अब तो फॉर आइडियल गैसेस Z is equal to 1 and for non-ideal gases Z is not equal to 1, more या लेस हो सकता है। ऑनलाइन वालों को समझ आ रही। यस नो, लगता है ऑन करके जो है ना, मतलब मूंगफली लेके बैठ जाते हैं।
स्पाइडरमैन देखने, है ना? ओके, अच्छा, तो ये हो गया। और यहाँ पर z को मैं एक और तरीके से कहूं, z इज इक्वल टू बी रियल अपॉन बी आई। इसकी भी बात करते हैं थोड़ी बात। आप लिख लीजिए वॉल्यूम रियल अपॉन वॉल्यूम आई, मोलर वॉल्यूम रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम आई। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ भी बनाया। मैंने ये कहा था कि अगर जो है हमें रियल और आइडियल गैस देखनी है, सो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पर ये अगर आइडियल गैस है तो रियल गैस का मैंने ऐसे डॉटेड सा बनाया था कि नहीं? यहाँ पे आके हमने लास्ट लेक्चर में बात एंड की थी, जैसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो जो डॉटेड लाइन है बेटा जी वो जो है रियल गैस की है, और जो है जो सॉलिड लाइन है वो आइडियल गैस की। और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है जो लोग जो हाई प्रेशर है वहां पर जो है अपनी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और जो है रियल का ज्यादा होगा। जबकि जो ऑर्डिनरी प्रेशर होते हैं, ऑर्डिनरी प्रेशर मतलब लो प्रेशर जो है वहां पर आइडियल का ज्यादा होगा और रियल का कम होगा। इजी टू के इस मसले को भी लेटर ऑन देखते हैं। ठीक है, ग्राफ आप बना लीजिए, इस बात को लेटर ऑन देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसी मामले में बात करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। जल्दी से ग्राफ को बना लीजिए ऑनलाइन वाले, अगर कोई बोल रहा है और रुक लो उससे। अच्छा, सो नाउ अब जो है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है हमने देखा कि यार नॉन आइडियल गैसेस के लिए जो z जो है नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात की। अब अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, मतलब z वर्सेस t ग्राफ। इट इज यहां पर जो z की वैल्यूज है ये यहां पर 1 है, ये मान लो आप 1.1, ऐसे 1.2, और ये जो है 0.9, 0.8 ऐसे जो है, या ये मान लीजिए 1.2, 1.4 ऐसे। ठीक है, एंड ये 0.8, 0.6, 0.4 ऐसे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट इज प्रेशर। तो मतलब जो आइडियल गैस है अपनी, आइडियल गैस के लिए तो जो है हर बार z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो मतलब आइडियल गैस के लिए डॉटेड लाइन, सही है बात? आइडियल गैस के लिए जो है डॉटेड लाइन। सो व्हाट अबाउट नॉन आइडियल गैसेस? अब हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारे अराउंड गैसेस हैं वो कैसे, जिनके बारे में हम नाम लिख के कर रहे थे। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन होगी, वो गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, देखिए आप कैसे करती हैं वो। ठीक है, तो आपके पास एनसीईआरटी है किसी के पास? दिखाओ। एक्चुअल में इसका जो है ना एनसीईआरटी और अलग अलग में डिफरेंट, ये दूसरा पार्ट है ना, फर्स्ट नहीं। क्या बात है यार, दिखाओ, दूर से दिखा दो बस। अच्छा, हाँ ठीक है।
चलो इसको ऐसे। अब यहां पर ये एक गैस, ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई और गैस ले ली हो, उसके लिए ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और इसको जो है हम N2 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको जो है हम N2 CO2 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो है दो गैसेस की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ, ठीक है, हीलियम एंड H2, ठीक है। सही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो डाटा वगैरह दिया हो ना, उसी के आसपास की हम बात करते हैं। चलो, अब अब हमने बात को समझा। देखो वेरिएशन आप खूब देख रहे हो, है ना, वेरिएशन आपको खूब दिख रही है। अच्छा, अब यहां पर हम किसी भी एक गैस को पकड़ लें, जैसे मैं CO2 वाला मान लो डाटा जो है मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, तो अकेले हाइड्रोजन हीलियम ऐसी है जिनकी Z की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है। बाकी गैसेस जो है नीचे भी जाती हैं और ऊपर भी आती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है, बाकी दुनिया की सारी गैसेस ऐसे ही जाती हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्पेशल केसेस, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ये लेक्चर की कंटिन्यूटी एक या दो लेक्चर जो है इसी के आसपास हम घूमेंगे, ठीक है ना, और दैट विल एंड द टॉपिक। उसके बाद जो है, ठीक है, लिक्विफिकेशन बचती है, वो जो है तो मतलब इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर जो है इसके तीन पोर्शंस जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ में, ग्राफ के तीन हिस्से में एक गैस के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। एक कर दे रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं वेरी लो प्रेशर, ये लिख दो, सही है। इसमें Z जो है अप्रोक्सीमेटली 1, सही बात, स्टार्ट है तो Z अप्रोक्सीमेटली 1 है, ठीक है। और इसको हम कोई ये पॉइंट ले लें जिसको मैं कह रहा हूं लो प्रेशर, जिसमें Z जो है लेस देन 1 है। लो प्रेशर के बारे में मैं बता दूं, लो प्रेशर वो है जिसमें हम इस टाइम पे, मतलब ये जो एक दो एटमॉस्फेयर के आसपास की जो बातें होती है ना, इसको लो प्रेशर काउंट कर रहे हैं। क्योंकि भाई वेरी लो भी बोल दिया, लो भी बोल दिया, फिर मैं हाई भी बोलूंगा, आप बोलोगे किसको हाई बोल रहे हो सकता है कोई बंदा जो है एक एटमॉस्फेयर को भी हाई बोल दे। तो इसलिए लो का मतलब ऑर्डिनरी प्रेशर हो, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई तक जाता है ना, 100 एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा भाई। तो एक एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं वो तो लो ही हुआ ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक आने में तो कोई ज्यादा ही नहीं है, फिर 1 से 20 भी होता है, 50 भी हो जाएगा, 100 भी कर देंगे। तो इसलिए 1 कम्स इन, मतलब जो ऑर्डिनरी प्रेशर्स हैं दे कम इन लो प्रेशर, इज इट ओके। ये दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये टर्म है कि भाई वो जब क्वेश्चन पूछता है तो इसी टर्म को ये यूज कर लेता है कि आपको ये पता है कि नहीं। वो पूछ लेगा कि एट लो प्रेशर जो है Z इज मोर और लेस। अब हम अप्रोक्सीमेटली 1 भी कहते हैं, ये भी कहते हैं भाई, तो वेरी लो आपको पता होना चाहिए कि वेरी लो कैसा होता है, लो पे ये नहीं, नहीं तो मैं वेरी लो को भी लो बोल सकता हूँ, है ना। ये टर्म से याद रखिएगा। ओके, अब जो है हम कोई एक और देख लेते हैं कि जहां पर ये हाई प्रेशर है या वेरी हाई प्रेशर है। सो हाई प्रेशर पे जो है Z जो है मोर देन 1 हो गया, ठीक है। सो हमारी डिस्कशन के ये तीन पोर्शन, हमें ये जानकारी रखनी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर ये तीन हिस्सों को हम जो एक्सप्लेन कर पाए तो मतलब सारा ग्राफ एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज हो समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है बोर्ड पे वो ऐसा बनाया है कि अलग अलग गैसेस का सेम टेम्परेचर, इन सभी में टेम्परेचर सेम, इज इट ओके। इन सभी में क्या है, टेम्परेचर सेम, ठीक है, क्योंकि ये Z वर्सेस P ग्राफ है तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन
मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ, रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ इस जैसे हिस्से में ना ऑनलाइन वालों को, तो मैं थोड़ा सा उससे बचने के लिए थोड़ा सा जैसे। अच्छा अब देखो 1z की वैल्यू 1 और ये 1 से ऊपर 1 से नीचे, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है प्रेशर, लेकिन ये मतलब गैस यहाँ पे CO2 ली हमने एट डिफरेंट टेम्परेचर, एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे हम एनालाइज कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान रखें। जैसे इसके जो ग्राफ होंगे ना वो कुछ ऐसे जैसे इस तरीके के ग्राफ। अच्छा अब यहाँ पर मान लो ये जो है हम कह दें कि ये 400 केल्विन पे है, इज इट ओके। आप देखो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ये वाली 700 वाली, समझ रहे हो आप? जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी गैस जो है आइडियल बिहेवियर के नजदीक जाती है, जा रही है, दिख रहा है अपने। और दूसरी बात ये भी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम प्रेशर लो कर रहे हैं तब भी गैस आइडियली बिहेव कर रही है लगभग, है ना। दो बातें, मतलब अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये बड़े पास से क्रॉस हो जाएगी लगभग, इज इट ओके, ठीक है। तो वो होता भी है, मतलब देयर इज वन टेम्परेचर, जैसे मैं एक हरी सी लाइन बनाऊं, मतलब एक टेम्परेचर गैस के लिए ऐसा भी आता है जिसके लिए वो बड़े लंबे टेम्परेचर तक जो है मतलब आइडियली बिहेव करती है, दैट इज कॉल्ड TB, बॉइल्स टेम्परेचर। बॉइल्स टेम्परेचर, बॉइल्स लॉ है ना जैसे, सो बॉइल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द गैस बिहेव्स आइडियली फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर। देखो ना, काफी लंबे प्रेशर तक उसने आइडियली बिहेव किया, सो दिस इज बॉइल्स टेम्परेचर, इज इट ओके। डेफिनेशन समझ में आ रही है, ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए अभी हमने जो दो ग्राफ बनाए उनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं दो बार, सुनो। कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, पहली बात ये फॉर आइडियल बिहेवियर। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, वो क्या है कि दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं होती। पहली बात मैंने लास्ट टाइम की स्टेटमेंट दे दी थी, दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं होती, लेकिन अगर मान लो अब भाई नहीं होती नहीं होती, ठीक है बात खत्म जो है। अब हमने अगर किसी गैस को नियर अबाउट आइडियल कहना, लेकिन एक गैस जो है अलग अलग कंडीशंस में थोड़ा आइडियलिटी के नजदीक आ सकती है ना। जैसे यहाँ पे देखा कि लो प्रेशर पे लगभग हर गैस जो है आइडियल बिहेव कर रही है, सो दैट मीन्स फॉर आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। और आप देखो टेम्परेचर की स्थिति क्या है, जितना आप ज्यादा कर रहे हैं वो आइडियल के नजदीक जा रहा है। देखो यहाँ से भी वेरिएशन कम है और यहाँ से भी कम है, जबकि लो टेम्परेचर में यहाँ से भी ज्यादा वेरिएशन आ रही है और यहाँ से भी ज्यादा आ रही है ना। तो इसलिए जो है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इज इट ओके। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है दे आर द कंडीशंस फॉर ए गैस टू बिहेव आइडियल। समझ आई मेरी बात। हाई प्रेशर की एग्जांपल निकालो और लो प्रेशर है हाई और लो प्रेशर की एग्जांपल कहाँ पे, एग्जाम्पल मतलब जैसे लो प्रेशर रूम में ये देखना इस कंडीशन में
जब बहुत प्रेशर लो है तो हर एक गैस ओरिजिन के पास ही है, और ओरिजिन जो है 1 से हो रहा है, तो गैस आइडियली बिहेव करेगी। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि अभी रूम टेम्परेचर पे नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ो, प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद में करते हैं बात, अभी तो मुझे बहुत कुछ बताना है, क्योंकि ऐसे तो प्रैक्टिकल कोई भी ले ले, 0.001 एटमॉस्फेयर ले ले, उस पे नियर अबाउट आइडिया चल जाएगा। नियर अबाउट ही कर रहा हूँ मैं यहाँ भी इक्वल टू 1 नहीं कर रहा भाई, हो सकता है 1.001 हुआ, समझ रहे हो बात, तो हम इसको नियरली 1 कह देंगे। ऐसे तो किसी भी स्थिति में आइडियल नहीं हो सकता, वो तो फिर एक स्पेशल केस हो गया कि जहां पे यहाँ इस पॉइंट पे जो है वो ऐसा बन रहा है उस पर्टिकुलर स्थिति में, ठीक है ना। अदरवाइज जो है यू कैन नॉट से कि इस प्रेशर पे तो हर कोई गैस आइडियली ही होगी, नहीं, कोई नहीं हो। नियर अबाउट की बात कर रहे हैं, आप समझ के बात है ना, नियर अबाउट आइडियल। ओके, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, अच्छा, अब अगर मैं आप थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बात की, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। दैट इज कि भाई ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं, एक गैस कोई भी आप लाइन पकड़ लीजिए, जैसे हमने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड वाली लाइन पकड़ ली। अब अगर ये ग्राफ आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी वो आइडियल बिहेव कर रही है, कभी लेस देन 1, कभी मोर देन 1, ऐसी स्थिति बन क्यों रही है। तो थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकली देखते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, जब बहुत ही मान लो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ था, इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देते रहना, इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर, बहुत दूर दूर है गैस मॉलिक्यूल। ऑनलाइन वालों को हो सकता है दिख भी नहीं रहा, ठीक है, तो बड़े दूर दूर। अब ये इतने दूर हैं कि दे डस नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। भाई इतने दूर है, मान लो इस कमरे में आप इमेजिन कर लीजिए कि इस कमरे में जो है कोई 20 गैस मॉलिक्यूल्स है, तो वो इतने दूर हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल, मान लो एक इधर है दूसरा इधर है, तो इसको पता ही नहीं है कि ये इधर है कि नहीं। तो वो मतलब दे आर नाइदर अट्रैक्टिंग नॉर रिपेलिंग ईच अदर, समझ रहे हैं बात। तो केटी जी यही कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं, तो तब तक वो केटी जी को फॉलो करते हैं। भाई वो अपनी मर्जी से यहाँ घूम रहा है, यहाँ एक दूसरे के साथ टकराने का मतलब ही नहीं है ना भाई। आप 20 मॉलिक्यूल इस कमरे में इमेजिन कर लें और बिल्कुल माइक्रो लेवल के कर लें, तो जैसे क्या एक है, कॉर्नर पे ये एक कॉर्नर पे है तो हाँ ठीक है, कहीं भी घूम रहे हो 20 के आपस में टकराने की संभावना ही नहीं है। आप छोटा साइज इमेजिन कीजिए उनका जो है, ठीक है, वो साल भर में एक आधा टकराएगा कभी, ठीक है, वैसे जो है। अच्छा, तो मतलब उस स्थिति तक जो है, मतलब अगर आप यहाँ पर ऐसे समझ लें कि अगर मैं अब इसके पिस्टन को दबाता हूं, तो जो है वो P1 V1 P2 V2 फॉलो होगा, क्योंकि ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी कहता जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे मान लो इस टाइम पर जो प्रेशर है वो P1 है, सपोज 1 एटमॉस्फेयर, देखते जाना, एंड इस टाइम पर अभी जो B1 है वो है सपोज, ऐसे ले लेते हैं 10 एटमॉस्फेयर।
10 लीटर, ठीक है, या इसको 0.1 ले लेते हैं और इसको जो है हम 100 लीटर ले लेते हैं, ऐसे। इज इट ओके? ये 0.1 एटमॉस्फेयर है ऑनलाइन वालों, ये जो है 100 लीटर है। इस टाइप की सिचुएशन ये है कंटेनर। अब अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं, मैंने क्या किया, इसको जो है मैंने मान लीजिए ये कर दिया 0.2 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर मैं P2 कर देता हूँ 0.2 एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? 50 लीटर, ताकि P1 V1 P2 V2 के बराबर रहे। इनका प्रोडक्ट कितना है? 10 है, 100 इंटू 0.1, तो 50 इंटू 0.2 इज 10 अगेन, ठीक है। सो अभी तक जो है अपना आइडियल गैस, जो मतलब आइडियल गैस लॉस फॉलो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, सुनते जाइएगा। अब क्या है, अभी जो मॉलिक्यूल है वो इस हिस्से में आ गए, क्लोज आ गए थोड़े, है ना, क्लोजनेस तो बढ़ गई उनमें, समझते जाना बात। अब क्या है, अब आपने इस प्रेशर को 2 से 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, 0.2 से 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, ठीक है। 0.2 से जब 1 एटमॉस्फेयर करोगे, आप वॉल्यूम क्या एक्सपेक्ट करोगे? 10 लीटर, समझ रहे हो? जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर करोगे तो वॉल्यूम आप 10 लीटर एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन इसमें कुछ मसला है, क्योंकि जब वो मॉलिक्यूल्स इतने दूर थे, अब जब वो इतने आ गए और फिर आप उनको और क्लोज लाने की ट्राई कर रहे हो, नहीं विजिबिलिटी नहीं, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे, हाँ नजदीक आ जाएंगे, है ना, एक दूसरे से नजदीक आ जाएंगे। और वो इतने नजदीक आ जाएंगे कि उनमें जो अपने वाली जो लंदन फोर्सेस थी ना, वेंडरवॉल फोर्सेस, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था 5 तरह की टाइप ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस, जिनको हमने कहा था दे डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दे आर जस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, वो वाली जो है अराइज होती है। तो अब क्या, सुनो, अब तक नहीं थी वो, अब तक जो है गैस मॉलिक्यूल्स दूर थे, सुनते जाना, अब तक गैस मॉलिक्यूल्स दूर थे, प्रेशर बढ़ाने से नजदीक आए, स्मूथली आए। लेकिन अब जब आप जो है इनको 0.2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पे ला रहे, तो वॉल्यूम जो है आप एक तरह से क्या करने जा रहे हो, 10 लीटर से 1 लीटर करोगे, नहीं, हाँ नहीं, 50 लीटर से आप 10 लीटर वॉल्यूम करोगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे क्लोज, इतने क्लोज आ जाएंगे वो कि अब आपके प्रेशर अप्लाई करने के कारण तो उनको क्लोज आना ही था, लेकिन एक स्थिति में क्लोज आने के बाद उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा क्लोज कर दिया। आप उनको छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह मान लो, ठीक है ना, ठीक है भाई, जब तक वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे थे तब तक तो आपके कंप्रेस करने के कारण वो क्लोज आ रहे थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को उस स्थिति में, आपके कंप्रेस करने के कारण उनके लिए घूमने के लिए वॉल्यूम ही उतना था। जब आपने जो है 100 लीटर से 10 लीटर कर लिया तो उनको 10 लीटर में आना था, उन्होंने अट्रैक्ट या रिपेल नहीं किया। लेकिन जब आप जो है उनको 50 से 10 लीटर पे लाने की ट्राई कर रहे हो अब, तो उन्होंने आपके दबाने से वो कुछ क्लोज आए और अट्रैक्ट करने से और क्लोज आ गए। तो मतलब इस स्थिति में जो वॉल्यूम की कंप्रेशन थी आपकी सोच से ज्यादा होगी, मतलब जो आप ये सोच रहे थे, मेरी बात को समझ लीजिए, कि जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पर जो प्रेशर जो है P3 आप जो है 1 एटमॉस्फेयर करके जो है वॉल्यूम आप जो है 10 लीटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 10 के बजाय जो है 9.8 लीटर हो गया, नहीं भाई, एक्स्ट्रा कंप्रेशन उनके अट्रैक्शन के कारण हो गई ना, वो तो आपने P1 V1 P2 V2 में हमने गैस मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा कंप्रेशन को तो नहीं काउंट किया है। इज इट ओके, बात समझ रहे हैं? तो जब जो है ऐसा हो जाएगा, सुनते जाइए, इस टाइम पे गैस रियल बिहेव कर रही है क्योंकि अट्रैक्शन आ गई, तो जो वॉल्यूम रियल वो क्या हो गया 9.8, जबकि वॉल्यूम आइडियल क्या होना था 10, है ना, जो वॉल्यूम आइडियल था, जो वॉल्यूम आइडियल था वो 10 लीटर होता, पिक्चर में ही है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो
10 लीटर होता है और वॉल्यूम ये डीएम, इस टाइम पे भी वॉल्यूम रीजन, और आप जानते हैं कि जेड इज रियल अपॉन आइडियल, दिखाया था मैंने। सो 9.8 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 0.98, तो चला गया ना जेड जो है अपना 1 से नीचे। गैस हैज बिकेम मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल, हमारी गैस जो है मोर कंप्रेसिबल हो गई नॉर्मल आइडियल बिहेवियर से। समझ आ रही है मेरी बात बढ़िया से, है ना? बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये हो गया, हमारे गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतने ही गैस मॉलिक्यूल हैं, होते तो करोड़ों के हिसाब से, मैंने आपसे बनाए दिखाने के लिए। ठीक है, सुनते जाइए। अब ये सारी स्थिति बनी रहेगी यहां से यहां तक, ये ही बनी रहेगी, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि जेड मोर देन 1 भी आ रहा है। अब आप उस स्थिति को जज करो जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ गए, इतने आ गए कि उनकी जो पेरिफेरीज है वो एक दूसरे से टकराने लगती। भाई उनके अट्रैक्ट करने की भी तो एक लिमिट है ना भाई? वेंडर वॉल फोर्सेस जो है अट्रैक्ट करने की एक लिमिट है, ऐसा तो नहीं वो एक दूसरे को ही दबा देंगे जो है। अब आप जो ऊपर से जबरदस्ती प्रेशर लगा के जो उनको टू क्लोज कर रहे हो, तो जब टू क्लोज करोगे दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि भाई एक के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल के, अब माइक्रो लेवल पे आ रहे हैं, दूसरे के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, भाई वो अट्रैक्ट करके एक हद तक क्लोज आ सकते हैं, फिर उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगते, then they will start repelling each other. You cannot make the molecules too close to each other. भाई नहीं तो ऐसे तो इस कमरे में नहीं होगा। भाई क्या होता है, अगर आप नॉर्मली देखो, प्रेशर अप्लाई करते करते जो है गैसेस टर्न्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स चेंजेस इनटू सॉलिड, और सॉलिड को प्रेशर अप्लाई करके जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आप जैसे लोहे के टुकड़े पे प्रेशर अप्लाई करोगे वो कंप्रेस तो नहीं होगा, और जो है बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने का थोड़ा भी वॉल्यूम कम करने के लिए, तो फिर जो है स्थिति चेंज हो जाती है। तो एक स्टेज ऐसी आए, जब एक्सट्रीम हाई प्रेशर लगाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद जो है उतना नहीं वॉल्यूम डिक्रीज होगा जितना होना चाहिए था। अभी तो ज्यादा हो गया ना। अब क्या होगा कि जैसे अगर मान लो आप जैसे प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर के बजाय जो है आपने प्रेशर जो है 10 एटमॉस्फेयर कर दिया, P4 जो है आपने 10 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो आप वॉल्यूम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 1 लीटर, है ना? लेकिन जो B4 है सपोज 1.1 लीटर हो, जब गैस है ना, तो वो ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से टकराने लगे, यू कैनॉट कंप्रेस देम मच। तो इस टाइम पे जो है जो Z की वैल्यू 1.1 डिवाइडेड बाय कितना, Z जो है नहीं यार, एक मिनट, सॉरी जो 1.1 डिवाइडेड बाय 1, सो ये क्या हो गया 1.1 बाय 1, ठीक है? तो Z becomes now more than 1. I hope you are getting the point. तो वन एटम पे से रिपल्शन नहीं हुई, है तो वन एटम पे से जब अट्रैक्शन हुई इसमें रिपल्शन नहीं हुई, किसमें? तो वन एटम पे। अच्छा 1 एटमॉस्फेयर पे नहीं, देखो भाई अगर वो एक लिमिट तक दूर है तो उनमें अट्रैक्शन होगी, जब वो टू क्लोज आ जाएंगे तो रिपल्शन। भैया आप जैसे दो मॉलिक्यूल्स को दबाने लगते हो एक स्टेज पे, वो एक्स्ट्रा कंप्रेस हो गए, नजदीक आ गए, लेकिन आप बोलो कि और नजदीक आ जाओ, तो यू हैव टू अप्लाई नाउ द प्रेशर, क्योंकि वो एक स्टेज के बाद एक दूसरे को रिपेल करें। यही स्थिति है ना भाई, वो एक डिस्टेंस पे रहते हैं, उससे पीछे करोगे तो वो इधर आएंगे नजदीक, उससे क्लोज करोगे तो वापस जाएंगे उस जगह। स्थिति समझ रहे हो, है ना? भैया आप दो गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में घुसाई तो नहीं दोगे यार। वेंडरवॉल फोर्सेस जो है एक लिमिट तक काम करती है ना, हमने तब तो दुनिया की सारी गैसेस जो सॉलिड हो जाती है एकदम से, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते चिपकते रहते सॉलिड बन जाते हैं। तो सारी गैसेस जो है कुछ देर बाद जो है सॉलिड बन गई होती नहीं होता ना, वो एक दूसरे के नजदीक आती है फिर वापस, मतलब टकराती भी नहीं है, रिपेल उनकी बाउंड्रीज जो है एक दूसरे को रिपेल कर जाती है, तभी तो आइडियल कोलिजन। कोई फिजिकल उनमें कांटेक्ट थोड़ी है कि भाई उसके बाहर कोई मेटल है कि टन की आवाज आती है जब दो मेटल टकराते हैं, नहीं। सिर्फ आप ये समझ लो कि हवा में जो है छोटे छोटे मैग्नेट्स
सेम नॉर्थ पोल वाले घूम रहे हैं, या चार्जेस पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो जब वो पॉजिटिव के नजदीक आएगा उसको फिजिकली टकराने की जरूरत नहीं है, उनकी जो फील्ड्स हैं वो ही एक स्टेज के बाद एक दूसरे को रिपेल कर रही है ना, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। और फिर अगर आप उनको और ज्यादा कंप्रेस करने की ट्राई करोगे तो अट्रैक्शन तो आप समझ जाइए, अट्रैक्शन तो वेंडर वॉल है, रिपल्शन में समझा रहा हूँ, चार्ज आप मान लो पॉजिटिव मान लो, तो अगर टू क्लोज लाओगे दे विल बी रिपेलिंग, वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? बढ़िया आ रही हो मुझे लगता है। ठीक है, मिटा दें, क्या बात है, कुछ कर देते हो आप लोग। अच्छा चलिए आगे बढ़ते। अब मामला ये तो हो गया भाई, ये देर इज स्ट्रॉन्ग है ना। अब क्या है, अपनी प्रॉब्लम क्या हो गई एक रियल गैस के साथ, रियल गैस के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमने आइडियल गैस में जो इक्वेशन पढ़ी थी वो सारी बेकार हो गई। तो हमने आइडियल गैस के बारे में सबसे बड़ी इक्वेशन तो यही पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, ये पढ़ा था। लेकिन अब मसला ये हो गया कि फॉर नॉन आइडियल गैसेस पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, है ना, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। तो अब हमें जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हम जो है इस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए रेलेवेंट बना सकें। भाई रियल गैसेस भी तो किसी तरीके से भाई हम इक्वेशन बना सकें जिसको कि रियल गैसेस फॉलो करें। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआर। अब हमें ये ढूंढना है, बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, दिस वाज डन बाय दिस वेंडर वॉल बंदे का नाम, ठीक है, तभी वेंडर वॉल फोर्सेस नाम पड़ा है। तो दिस वाज डन बाय वेंडर वॉल, ठीक है, ये नाम भी कैसे कैसे होते हैं। हमारे ऊपर ही लगते हैं। हाँ, नहीं मतलब ऐसे ही यार, ठीक है, अभी वेंडर वॉल जाके तो उसकी थैली लिया नहीं मतलब कैसे, है ना, गैस लिक्विड और सॉलिड कैसे बन जाती है, क्योंकि सुन सुन मैं देख रहा हूँ तेरे चैट देख रहा हूँ पहले, क्या बात है यार, फिर गैस लिक्विड और सॉलिड कैसे बन जाती है, फिर गैस सॉलिड कैसे बन जाती है, क्योंकि ज्यादा पास आने पर रिपल्शन करती है, ठीक है मैं समझाता हूँ यार थोड़ी देर बाद, है ना, समझ गया मैं तेरा संचित क्वेश्चन समझ गया। ये कह रहा है कि फिर जो है कोई गैस जो है परमानेंटली जैसे जो है कैसे बन जाती है लिक्विड, जैसे वेपर्स जो है लिक्विड बन गए, ठीक है। पहली बात तो मैं मोटे मोटे तौर पे कह दूं कि ऐसा नहीं है कि अ, जो पानी के वेपर्स हैं वो जो है किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाते हैं, भले ही उनका टकराना जरूरी है बट दे नीड ए टेम्परेचर जिससे कम पे ही वो लिक्विड बन सकते हैं। जैसे 100 डिग्री से ऊपर जो पानी अगर कमरे में भी रहेगा तब भी वो लिक्विड नहीं बनेगा, लेकिन 100 डिग्री से कम जब आप दोगे तो फिर जो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे दे विल कंडेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर का यहाँ बड़ा रोल है, और उसके साथ प्रेशर का भी है कि भाई अगर आप 100 से कम भी करोगे, लेकिन जो है जैसे आपने ह्यूमिडिटी सुन रखा है, डेली एक्सपोजर कितने लोगों के घर में आता है, ठीक है, तो वहां पे एक टर्म आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो रिलेटिव आरएच लिखा होता है, परसेंटेज में होती है। तो मैंने गैसीय स्टेट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि भाई जैसे अगर उस टेम्परेचर पे, जैसे आप मान लो 25 डिग्री का टेम्परेचर सपोज इस टाइम पे, तो अगर इस कमरे में या एक गिलास रख दूं, उस गिलास के आधा पानी से भरा हुआ हो, वो आधा वेपर्स है, तो वो गिलास जो है कितना प्रेशर बनाएगा वेपर्स, वो प्रेशर मैंने नोट कर लिया। उसके कंपैरिजन में इस कमरे में पानी का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना, तो उसको करूंगा कि मान लो उसके अंदर बन सकता है वो 0.8 एटमॉस्फेयर, ऐसे एग्जांपल कह रहा हूँ कि गिलास के अंदर, जबकि बाहर है 0.2, तो 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 100 इज परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो कितना हो गया लगभग 25%। 25% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे, जब 100% हो जाती है मतलब तब ह्यूमिडिटी बहुत जाता है, मतलब जितना
कि एक बंद गिलास के अंदर उस टेम्परेचर पे वेपर्स होंगे, उतने ही जो है इस कमरे में भी होंगे। तो उससे ज्यादा नहीं हो सकते ना कभी भी। फिर वो तो हाईएस्ट स्टेज, जैसे हम बोलते हैं समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, क्यों होती है वो, मतलब कई बार ह्यूमिडिटी जो 80% चली जाती है, 90% चली जाती है, कि भैया फिर वो ऐसा ही माहौल हो गया कि जैसे आप बंद कमरे में उस टेम्परेचर पे इतने ही वाटर वेपर मैक्सिमम हो सकते। और अगर 100 से ज्यादा जाती है फिर जो है रेनफॉल टाइप हो जाता है कि भाई फिर जो है बारिश होके वापस 100 या उससे कम आ जाती है, 100 से ज्यादा कभी नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन वेदर। जैसे गर्मी में भी ह्यूमिडिटी एक टाइम आता है, हवा चलती है, ये वेपर्स अगर छट जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो आपकी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है इसको बनाना है, पीवी को एनआरटी के बराबर कर। पहले तो अपने को ये देखना होगा कि आखिर प्रॉब्लम किस तरफ है, भाई इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे। तो कुछ चीजों को ठीक किया जाएगा ना, भाई इक्वेशन को अगर बराबर करना है, वेंडर वॉल ने यही किया, उसने दोनों साइड को बराबर करने की ट्राई। तो पहले उसने ये देखा कि प्रॉब्लम वाली साइड है कौन 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 सी टर्म्स, भाई 5 टर्म्स है, पी वी एन आर टी। आर तो कांस्टेंट है, तो आर में प्रॉब्लम नहीं। एन, एन भी कांस्टेंट है, आपने जितने मोल्स डालने, जैसे 1 मोल डाला मान लो, तो 1 मोल डाला तो डाला, बस खत्म बात। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम डालेंगे मेजर करके, तो उसमें क्या एरर है, कोई एरर नहीं। ठीक है, टेम्परेचर भी थर्मामीटर बताएगा, एक थर्मामीटर से नोट कर लो, दूसरे से कर लो, 10 से कर लो, पता लग जाएगा भी सही बता रहा है कि नहीं। तो टेम्परेचर का भी कोई मसला नहीं है, मतलब इक्वेशन की राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट में प्रॉब्लम प्रेशर में है और वॉल्यूम। इज इट ओके? मतलब एनआरटी तो आप समझ गए, टी टी का मसला हो सकता है, लेकिन 10 तरह के थर्मामीटर होते हैं ना अपने पास टेम्परेचर को जज करने के लिए, तो इसलिए जो है वो एक मसला नहीं रहा। अब ठीक है जाइए। तो वेंडर वॉल ने कहा कि इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो प्रॉब्लम वाली, लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम। और अब उसने जो है इन दो चीजों को ठीक करने का प्लान, इनको कैसे करेक्ट किया। इज इट ओके? सो हम बात करें वेंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। वेंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब व्हाट दिस इक्वेशन इज, वेंडर वॉल ने दो मसलों पे बात की, मैं पहले मसले को निपटा के जा रहा हूं आज, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। मेरी बात को समझना ध्यान से, अब कुछ सीरियस बात होगी थोड़ी देर के लिए। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम के बारे में क्या था, देखो केटीजी में ये कहा था कि जो अपनी आइडियल गैसेस होती हैं उनमें गैस मॉलिक्यूल इतना कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, मतलब इतनी कम जगह ऑक्युपाई करते हैं कि the actual volume occupied by the gas molecules is negligible in comparison to volume of container। स्टेटमेंट ऐसी है ना कि भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह वो ऑक्युपाई करेंगे, यही कहा था है ना। एक कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल और अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स मान लो ऐसे ही इधर उधर दिखते हैं, ये इतने दूर हैं कि अगर इनको हम कंप्रेस कर दें तो ये जो है इतनी सी जगह घेरेंगे, ठीक बात, थोड़ी सी जगह घेरें। तो एक तरह से मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस या वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसमें अपने को कोई गलती भी नहीं दिखती है, क्या गलती यही होता है
जैसे हमने स्टार्ट किया था कि सिलेंडर कितने लीटर का पानी डालो, भर के देखो, अगर 5 लीटर पानी आ रहा है तो 5 लीटर ही गैस आएगी। गैस का वॉल्यूम अपना तो कुछ नहीं होता, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब यहां से गड़बड़ की शुरुआत। गड़बड़ की शुरुआत क्या? वेंडर बॉल ने कहा तो कम प्रेशर पे तो ये ठीक है, मान ली। तो जैसे मान लो इस कमरे में वाटर वेपर ही है, इस टाइम पे जो वाटर वेपर है, ठीक है, तो इस टाइम पे भी जो वाटर वेपर है, मान लो वो सपोज हम सारा कंडेंस कर दें, या वाटर वेपर के और गैसेस भी कंडेंस कर दें, तो मान लो 1 लीटर जो है वो जगह ऑक्यूपाई करेगी, है ना। जैसे ही आपने देखा होगा जब एसी वेसी चलाते हैं तो ये भर जाते हैं अपने, तो ये पानी पानी कहाँ से आता है? किधर से आता कंप्रेशन है भाई? हाँ नहीं बताओ ना, इधर ही, ये तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने। हाँ, बोलो बोलो। रूम का मॉइस्चर है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सुन लीजिए, जो एसी होता है उसका बाहर एयर ले जाने का कोई काम नहीं होता। मतलब अगर आप एसी रूम में बैठे हैं तो यू विल नॉट बी गेटिंग ए फ्रेश एयर फ्रॉम एसी। एसी से तो नहीं आएगा। एसी में सिर्फ पाइप से कूलेंट आता है, एक तरफ से ठंडा कूलेंट आता है और दूसरी तरफ से गर्म आता है, बस इतना सही मसला है उसमें। उसमें हवा के लिए कोई पाइप नहीं होती। पहली बात आप ये क्लियर रखें ध्यान, है ना। अच्छा, तो अब होता क्या है, इसके पीछे एक फैन होता है, एक या दो फैन होते हैं, उनके आगे पिंस लगे होते हैं, जो देखे होंगे आपने खोल के, जो है उनमें ठंडा कूलेंट चलता है। ठंडा कूलेंट जब चलेगा तो वो पीछे से हवा गर्म भी देगा। मान लो गर्म क्या, इसी कमरे से हवा लेता है, ऊपर से हवा लेगा और नीचे से ये हवा इधर से ही निकाल देगा, ठीक है। वही हवा, यहाँ की हवा ऊपर से ये लेगा, यहाँ पे लगे होते हैं, आपने देखा होगा घर में अगर एसी जो है, ऊपर जो फिल्टर लगे होते हैं उससे निकालते हैं, है ना। और वो बाहर को कोई हवा नहीं ले जाता। अब तो वो जो गर्म इस कमरे की हवा है वो जाएगी, गर्म हवा उन फिन्स में से क्रॉस होगी। फिन्स ठंडे हैं तो वो ठंडी हवा हो जाएगी। फिर से कमरे में ठंडी हवा आ रही है, फिर वो ठंडी हवा जाएगी, फिर फिन्स में से तो और ठंडी हो जाएगी, यही। और उसका काम क्या है, वो जो है, अच्छा 10th क्लास ऐसी होती है ना ना, तो वो क्यों नहीं मारेंगे भाई? तो मारे हमारी गलती हैं? इधर दूसरी क्लास में तो पढ़ रही है। अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा अब सुनो, नहीं ये करेंगे इसका कुछ जो है, इसको निकलवा के जो है एक बार साउंड प्रूफिंग करवानी है इसकी। एक्चुअली वी आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द वेन्यू। हम कोई बड़ा वेन्यू जो है, हाँ रहने दे, हाँ सुनो, क्योंकि फिर वो ऐसा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है ना। तो हम वी आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द वेन्यू, कि भाई अगर इससे भी बढ़िया हमें, आपको कोई बढ़िया बिल्डिंग दिखती हो हम उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो और भी अच्छा जो है बनाने का सोच रहे हैं, अदरवाइज ये भी बुरी नहीं है, ठीक है, अगर ये भी ढंग से, लेकिन जो है वी आर थिंकिंग अबाउट, हम कोई बड़ा प्रीमाइसेस चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बात, क्या बात कर रहे थे? एसी के बारे में, चलो एसी की बात हो गई, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि भाई ये जो है मॉइस्चर को जो है जस्ट वही जो कमरे का मॉइस्चर है उसको ट्रैप करके जो है ये पानी बनाता जाए, तो मतलब इसका एक फैन जो ऊपर लगा होता है वो सर हवा बाहर की तरफ फेंकता है। कौन सा? गर्म हवा जो बाहर जो गर्म हो तक वो समझो ना बात, ठीक है। अब एसी का मामला होगा आज जो है, सुनो, जो अब जो कूलेंट यहाँ से गर्म गया, है ना भाई, जब उससे हवा क्रॉस हुई तो हवा ने उस कूलेंट को गर्म किया होगा, तो वो जब कूलेंट गया तो अब वो कूलेंट क्या होगा, दैट कूलेंट विल गो इन द कंप्रेसर। पहले नहीं, पहले जो कूलेंट है वो क्या होगा, वो कूलेंट जो है क्रॉस होगा, उसमें भी बाहर फिन्स लगे होते हैं, उन फिन्स में से वो कूलेंट क्रॉस होगा, पीछे से पंखा जो है उसको हवा देगा, तो कूलेंट क्या होगा, अप टू सम एक्सटेंट ठंडा हो जाएगा। मतलब जो, क्योंकि नॉर्मल हवा जो एनवायरनमेंट की बाहर की हवा ले रहा हो, बाहर की हवा को पंखा जो है कूलेंट पे मार रहा है, फिन्स पे मार रहा है, तो कुछ उसकी गर्मी जो बाहर निकल जाए। अब कूलेंट अप टू सम एक्सटेंट ठंडा हुआ, पूरा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास जो है कर दिए, ठीक है। तो
फिर वो जो है ये कूलेंट जो वापस लाया जाता है कंप्रेसर। कंप्रेसर जानते हो? कंप्रेसर जो है फ्रिज में भी होता है। कंप्रेसर का फिनोमिना क्या होता है कि वो क्या करता है कि हवा को कंप्रेस करता है और एक स्मॉल होल में से बाहर निकालता है। जब ये हवा बाहर निकलेगी तो ये क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट करती है। जैसे ऐसे करोगे, हमने देखा होगा ना, ये ठंडी हवा है, लेकिन सुनो ना, जब आप ऐसे करोगे तभी गर्म हवा, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऐसे ना ना, ऐसे गर्म हवा है, मुंह खोल के करोगे गर्म हवा, ये ठंडी हवा है। तो आपका ये ही देखो कंप्रेसर है भाई। कर क्या रहा है, सुनिए ना बात, आपने कभी सोचा नहीं है, लेकिन कर क्या रहा है। जब आप किसी एयर को, सुनते जाइए, एयर को कंप्रेस कर रहे हो ऐसे, तो जब ये मुंह से बाहर निकलेगी तो हवा का जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। जब हवा का फ्लो ऐसा होगा, मतलब जब ये बाहर निकलेंगे, मान लो वाटर मॉलिक्यूल, हम वाटर की बात करते हैं, जब वाटर ऐसे, तो आपकी लंग्स से जो हवा आ रही है वो गर्म होके आ रही है। ऑब्वियसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो गर्म ही होगा, तो इसको गर्मी होना चाहिए, वो ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हैं, आप प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं, आपने उन मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर दिया, क्लोज जगह पे कर दिया, उनमें वेंडरवॉल फोर्सेस, ये है वेंडरवॉल फोर्सेस जो हम बात कर रहे हैं। तो जब आपने क्लोज कर दिया उनको, वेंडरवॉल पहले भी थी अब भी है, वेंडरवॉल फोर्सेस है उनके बीच में। और जब आप उनको प्रेशर लगा के आप बाहर फेंकोगे, उनकी जो फोर्सेज होंगी वो बॉन्ड्स टूटेंगे। आपने जब हवा इकट्ठी की, वो क्लोज आ गई, उनमें वेंडरवॉल अट्रैक्शन हो गई। जब आप उनको बाहर फेंकोगे, वो दूर जाएंगे, आपकी फोर्स के कारण वो दूर जा रहे हैं, तो उनके बॉन्ड्स टूट रहे हैं। उनके बॉन्ड्स को टूटने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो एनवायरनमेंट से मिलेगी, उसको देनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट से मिलेगी तो एनवायरनमेंट के मॉलिक्यूल ठंडे हो भाई, उनको सेपरेट देखो। अगर क्लोज आएंगे तो दे विल रिलीज एनर्जी। आप जानते हैं दो बॉडीज अगर क्लोज आएंगे, अट्रैक्शन होगी, हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कर लिया कि जब वो अट्रैक्ट करते हैं एनर्जीज रिलीज, लेकिन जब वो दूर जाएंगे एनर्जीज रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब, कहां से एब्जॉर्ब करेगा, एनवायरनमेंट से करेगा। तो एनवायरनमेंट जो ठंडा हो, दिस इज इट ओके। तो वही कंप्रेसर भी करता है कि जब वो उस को लेता है, एक पिस्टन टाइप का होता है, पिस्टन है, उसमें छोटा सा होल है, ऊपर से सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन ही आपका खर्चा है, मतलब एसी का, जो बाकी कोई खर्चा नहीं। वो जितना प्रेशर बनाता है ना, वो ही एसी का काम, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। तो जब वो छोटे से होल में से, देखो हो रही है सारी पाइप में ही, मतलब पाइप आई, कूलेंट है, जो अपना कूलेंट आया, वो सिलेंडर में आया, सिलेंडर से छोटे से होल में आया, और वो छोटा सा होल जो खुलेगा वो भी एक पाइप में ही खुलेगा। मतलब वो बाहर नहीं खुल रहा, वो पाइप में ही खुल रहा है, वो कंटिन्यूस पाइप है। अब जब वो उस पाइप में खुलेगा, वहां पे प्रेशर लो है, तो जब जैसे ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उसको ठंडा कर, तो वो जो है कूलेंट आगे ठंडा होता है, चलता जाएगा। तो ये साइकिल जब चलती जाती है सिस्टम की रेटिंग होती है उसके बाद 1 टन 2 1 टन 2 टन जो है, ये कितनी हवा जो है पास करता है, जैसे पर आवर जो है, दैट इज टन। आप समझ रहे, वो इसकी कैपेसिटी है कि हवा को कितना ही लेगा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात, लॉजिक समझ में आ गया। तो यही यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। तो अपने वेंडर वॉल ने ये कहा कि भैया लो प्रेशर पे आप ये कर सकते हो जब गैस मॉलिक्यूल बड़े बड़े दूर हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा भी, इस कमरे में अगर 1 लीटर पानी है, तो आप कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, अच्छा, उस पानी के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, फिर भी तो इस कमरे का वॉल्यूम मानो 1000 लीटर है, तो 1 लीटर नेग्लिजिबल है। लेकिन मैं कह क्यों रहा हूँ भाई, गैस तो 1 लीटर 1000 लीटर में ही घूम रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक्चुअल में जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, सुनते रहना मेरी बात, ऑनलाइन वालों, एक्चुअल में जो हम कह रहे हैं, पीवीएनआरटी में जो वी कहते हैं, दैट वी इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। V is not the volume of container, या V is not the volume जिसमें गैस है, V is the volume available for the gas to move। लेकिन जब इस कमरे में मान लो जैसे 400-500 मॉलिक्यूल्स है, तो हम कहेंगे कि कोई भी, जैसे आप एक ग्राउंड में घूम रहे हैं, मान लो 2 बंदे घूम रहे हैं बड़े ग्राउंड में, ठीक है, तो अगर आपके आंखें बांध दी जाए तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि दूसरा बंदा है कि नहीं।
है ना। लेकिन अगर वहीं पे मान लो, क्योंकि इसका मतलब दोनों जो है फ्रीडम से जो है जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी में मान लो 1000 बंदे हो जाए, फिर आंखें बांधो, दे विल फील भाई हैं लोग, फिर वो ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे, टकरा ना जाए। क्योंकि पहले जो है उन 2 बंदों के लिए लगभग होल ऑफ द ग्राउंड इज अवेलेबल टू, उन 2 बंदों के लिए तो हम कह सकते हैं कि यार पूरा ग्राउंड है। लेकिन 1000 बंदों के लिए अगर मैंने कहना है कि पर बंदा कितनी जगह अवेलेबल है, तो ग्राउंड का एरिया माइनस हर एक बंदे का एरिया माइनस करो, दैट नेट एरिया इज अवेलेबल फॉर ए पर्सन टू मूव। इज इट ओके? तो जब जो है गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, तब आप कंटेनर के वॉल्यूम को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे ये सारा वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल के घूमने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? फिर तो जगह जगह से बचा के चलेगा ना भाई, फिर तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना कि कंटेनर का वॉल्यूम माइनस, अगर उन मॉलिक्यूल्स को ठंडा करके लिक्विड बना दिया जाता, उसको माइनस करो। मान लो जैसे इस कमरे में जो है 10 लीटर पानी है, तो 1000 में से 10 माइनस करो, 990 लीटर इज अवेलेबल फॉर ए गैस मॉलिक्यूल टू मूव। सही है बात? तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ 990 लीटर लिखूंगा, तो मेरी इक्वेशन लगभग राइट होगी। अगर मैं 100 लीटर ही 1000 लीटर ही लिखूंगा तो गलत आएगा आंसर। सही कह रहा हूं ना मैं? मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? 990 लीटर इज आइडियल वॉल्यूम, 1000 लीटर इज रियल वॉल्यूम, तो आपको आइडियल लिखना है। तो एक्चुअल में हम आइडियल गैस इक्वेशन में गड़बड़ कर रहे थे बी लिखने की, जो हम बी लिखते थे वो नहीं चल, लो प्रेशर पे चल सकता है, तभी तो लो प्रेशर पे पीबीएनआरटी आ रहा था हमारा ग्राफ में भी जो Z1। लेकिन हाई प्रेशर में आप अगर लिखोगे तो आपकी गड़बड़ होगी। ठीक है, तो चलिए बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये जो दोनों प्रेशर की करेक्शन करेंगे और वॉल्यूम की, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।